Hello guys, good morning. I am Vinit Kumar, NSS Study Point. Today we will discuss about the Renaissance movement. It is the most important topic in history of English literature and for preparation your examination. तो आज हम बात करने वाले हैं द रेनेसां। तो आज हमारा जो इस वीडियो होगा वो रेनेसां जो है मोमेंट उसके सापेक्ष जो है कई पॉइंट्स होंगे, उन पर हम डिस्कस करेंगे विद मैप। आपको रेनेसां जो मोमेंट था उसके सारे क्वेश्चंस जो आपके माइंड में बन रहे हैं उन क्वेश्चंस को बिल्कुल क्लियर करने का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेनेसां। तो हमारा आज जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिए क्योंकि ये वीडियो जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कई ऐसे विभिन्न मुद्दों को जो रेनेसां से जुड़े हुए हैं, रेनेसां मूवमेंट से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो रेनेसां देखिए, सबसे पहले जो रेनेसां है, ये रेनेसां के बारे में शायद सभी लोग अवगत होगा सभी को कि जो रेनेसां जो वर्ड है क्या है, जो रेनेसां वर्ड है आपका, ये रेनेसां वर्ड है तो ये फ्रेंच वर्ड है। क्या है? एक फ्रेंच वर्ड है। इसका जो मीनिंग्स होता है, क्या होता है, इसका जो मीनिंग है वो होता है, रेनेसां फ्रेंच वर्ड है, इसका मीनिंग है रिवाइवल, 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 रिवर्थ, रिवर्थ या रीअवेकनिंग। ठीक है, रिवर्थ, री अवेकनिंग, रिवाइवल, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं फिर से जागना, मतलब पुनर्जन्म या पुनर्जागरण। ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? फिर से जागना। जो मिडिल एज में जो समाज, जो सोसाइटी जो थी पूरी तरीके से अपनी सांस्कृतिक और कला विज्ञान के क्षेत्र में सो चुकी थी, उसको जगाने का काम किया है इस रेनेसां मूवमेंट ने। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि रेनेसां मूवमेंट जो है, मूवमेंट जो कहाँ से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले जो रेनेसां की जो स्टार्टिंग होती है, देखिए हम मैप के थ्रू आपको कुछ बताना चाहेंगे। इस मैपिंग में देख सकते हैं कि ये जो ये वाला भाग देखिए, मैप पे आइए, ये जो एशिया का है, क्या है ये एशिया है। ठीक है, इसी में क्या है, एक तुर्की, क्या है, तुर्की साम्राज्य है। जो ये इसको क्या कहते हैं, तुर्की जो साम्राज्य था इसको ओटोमन कहते हैं। क्या कहते हैं? ओटोमन, ऑटोमन जो होता है। ठीक है, ऐसे मान सकते हो, ऑटोमन साम्राज्य है। यहाँ पर ऑटोमन साम्राज्य का पूरा जो साम्राज्य है स्थापित है। और ये वाला जो पूरा क्षेत्र है, ठीक है, ये जो है ये क्या है, यूरोप है। ठीक है, यूरोप। यहाँ पर एक छोटा सा एक कंट्री है, ठीक है, यहीं पे जस्ट ये वाला भाग, यहाँ पर जो है ये था कॉन्स्टेंटिनोपल। ठीक है, कॉन्स्टेंटिनोपल, कॉन्स्टेंटिन फर्स्ट के नाम से इसका नाम पड़ा था। ठीक है, ये कॉन्स्टेंटिन जो था फर्स्ट था, इसी के नाम कॉन्स्टेंटिनोपल फर्स्ट जो प्रथम था, उसके नाम से ही इसका नामकरण हुआ था। जो आज के वर्तमान में इसे क्या कहा जाता है, इस्तांबुल कहा जाता है। तो ये पूरा साम्राज्य था, ये क्या था, एक ऑटोमन साम्राज्य था जिस तरीके से तुर्की जिसमें, और इधर का जो साम्राज्य था इस पर क्या ऐसे बेजेंटाइन साम्राज्य कहते थे। यहाँ पर पूरी जो सत्ता थी उसकी किसकी थी? बेजेंटाइन साम्राज्य। ठीक है, तो क्या था, तुर्कों ने इधर आक्रमण कर दिया है। ठीक, सबसे पहले किस पर आक्रमण? देखिए सबसे नजदीक जो पड़ा था वो क्या था, ये हमारा कुस्तुतुनिया, पढ़ा होगा इतिहास में आपने,
कुस्तुनतुनिया, इसका नाम क्या था? कुस्तुनतुनिया भी कहते हैं इसका नाम। तो कुस्तुनतुनिया पर आक्रमण कर देता है कौन? ऑटोमन, मतलब तुर्की, मतलब जो तुर्क लोग थे उसने क्या किया? आक्रमण कर दिया किस पर? कुस्तुनतुनिया पर। और कुस्तुनतुनिया जो था वो एक तरीके से कह सकते हैं कला विज्ञान का एक क्षेत्र था, एक केंद्र था, एक ऐसा केंद्र था जहां पर विद्वान लोग निवास करते थे। जब इनका आक्रमण तुर्कों का आक्रमण हुआ तो तुर्कों के आक्रमण से ये लोग क्या थे? भयभीत हुए और इधर उधर भागने पर मजबूर हो गए। तो यहाँ से जो ये इनका आक्रमण यहाँ से यहाँ तक मतलब जो बैजेंटाइन साम्राज्य था पूरी तरीके से ध्वस्त होने लगा। और ध्वस्त होने पर यहाँ की जो इस्तांबुल या कुस्तुनतुनिया कह सकते हैं, कुस्तुनतुनिया के जो विद्वान लोग थे वो भाग भाग कर विभिन्न यूरोप के विभिन्न देशों में जाने लगे। तो इनके लिए सबसे सुरक्षित जो जगह थी वो थी इटली। ये देखिए ये वाला जो भाग है ये क्या है? इटली है ये, ठीक है, ये इटली है। तो ये कुस्तुनतुनिया के जो लोग थे, कुछ लोग इटली आ गए, कुछ इधर मतलब यहाँ पर आपका ग्रेट ब्रिटेन है यहाँ तक आ गए, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब यूरोप के विभिन्न देशों में ये लोग छिपने लगे, भागने लगे। तो ये सबसे पहले इटली में आए। मैंने जिस तरीके से बताया कि इटली की जो राजधानी थी वो थी ये इस्तांबुल, मतलब कुस्तुनतुनिया थी, ठीक है। तो हर व्यक्ति जो था वो कहाँ के लिए भागा था? इटली के लिए। तो इटली में जब भागकर ये लोग रहे जाके, तो इटली से शुरुआत मतलब रेनेसा मूवमेंट जो था इसकी जो प्रारंभ या बिगिनिंग कह सकते हैं हम, तो कहाँ से हुई? इटली से हुई। क्योंकि ये लोग कला और विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी निपुण थे। और जब ये लोग वहाँ पहुँचे, ठीक है, तो इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने वहाँ के इटली वासियों को, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया और उनका ध्यान जो था प्राचीन साहित्य और ज्ञान की ओर आकर्षित किया। इससे जो इटली वासियों में क्या था? वहाँ के लोगों में प्राचीन ज्ञान और प्राचीन जो साहित्य था उसके प्रति जो श्रद्धा का भाव उत्पन्न हो गया और एक नवीन जिज्ञासा उनके अंदर उत्पन्न हो गई। यही जिज्ञासा पुनर्जागना या कह सकते हैं रेनेसा की आत्मा कहलाता है। यही जिज्ञासा जो उनके अंदर पनपी थी, यही उसकी आत्मा है। और कुस्तुनतुनिया का जो एकदम पतन हो गया था, इसके पतन का प्रभाव यहीं तक सीमित नहीं था। एक और महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा था इसका कि यूरोप के जो यूरोप और अन्य देशों के बीच जो व्यापार का जो काम चल रहा था, जो व्यापारिक केंद्र थे वहाँ पर व्यापार हो रहा था और व्यापारिक जो केंद्र थे वो स्थल मार्ग से हो रहा था। जो व्यापार चल रहा था वो स्थल मार्ग से। अब इस युद्ध ने क्या किया था कि ये व्यापारिक जो स्थल मार्ग जो थे वो सारे के सारे बंद हो गए। इससे यहाँ के लोगों ने, जो व्यापारियों ने क्या किया? व्यापारियों ने अब समुद्री, मतलब क्या था? अब इन लोगों ने ये समुद्री रास्ते तलाशने शुरू किए। अब इनके जो पूर्व की ओर इधर की ओर जो पूर्व की ओर जाने के रास्ते जो थे अब बंद हो चुके थे। तो इन्होंने समुद्री रास्तों को, समुद्री मार्गों को अपनाया। तो समुद्री मार्गों से जब ये निकले तब इन्होंने क्या किया? अब यहाँ पे नए नए देशों की खोज हो गई, जिसमें आप लोग जानते होंगे जैसे कोलंबस, वास्को डी गामा, मैगलन जैसे महान लोग जिन्होंने नए स्थानों की, नए देशों की खोज कर डाली। ये भी एक प्रभाव था। तो हम सरल भाषा में कह सकते हैं, जो
14वीं और 17वीं शताब्दी के मध्य में, ठीक है, जो मध्य में यूरोप में जो सांस्कृतिक और धार्मिक प्रगति के लिए जो आंदोलन या युद्ध जो हुए हैं, उन्हें पुनर्जागरण कहा जाता है, उन्हें ही पुनर्जागरण कहा जाता है। और इससे जो परिवर्तन हुए धार्मिक प्रगति के लिए, सांस्कृतिक प्रगति के लिए, जो आंदोलन, जो युद्ध हुए, इसके साथ साथ क्या था कि लोगों में और वहाँ के यूरोप के प्रत्येक क्षेत्र में एक नई चेतना आई। यहाँ तक कि ये आंदोलन केवल पुराने ज्ञान के प्रति श्रद्धा भाव या उसका विकास तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका ये जो समय था, ये जो टाइम था, ये जो युग था, इसमें कला साहित्य के क्षेत्र में नए नए प्रयोग हुए, नए नए अनुसंधान स्थापित किए गए, ठीक है। और क्या था, ह्यूमनिज्म, मेन चीज क्या है, ह्यूमनिज्म और मानववाद को बढ़ावा दिया गया। तो रेनेसां मूवमेंट में कहा जाता है, इट वाज द फर्स्ट साइन ऑफ ह्यूमनिज्म। ओके, अब इस आंदोलन ने पश्चिम के जो देश थे, पश्चिम के जो देश थे, वो जो मिडिल एज में जिस तरीके से पूरी तरीके सो चुके थे, जो मध्यकाल से निकलकर एक नवीन या आधुनिक युग के विचार और जीवन शैली अपनाने लगे। नई खोजें होने लगी, नए विचार उत्पन्न हुए, सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक उन्नति हुई, कला साहित्य, दर्शन, विज्ञान, समाज और राजनीति पर भी काफ़ी मतलब उसकी समृद्धि हुई, उसका विकास हुआ। लेकिन इन सभी से जो धर्म का प्रभाव था वो खत्म हो गया। रेनेसां मूवमेंट का एक मुख्य उद्देश्य यही था कि जिस तरह से कि पूरी तरीके से पूरे साम्राज्य पर, जो बेज़ेंटाइन साम्राज्य था, उस पर जो धर्म का एक क्या था, धर्म का प्रभाव स्थापित था, उसको खत्म कर दिया गया। अब लोग अपने ज्ञान, विज्ञान, कला, सांस्कृतिक इन क्षेत्रों में अब डेवलप करने लगे अपने आप को, और धर्म से अपने आप को अलग निकाल लिया। ये एक ऐसा बौद्धिक आंदोलन जिसने रोम और यूनान की प्राचीन सभ्यता, संस्कृति का पुनरुद्धार कर दिया और एक नई चेतना को जन्म दिया। तो यही जो बातें हैं कि हम एक तरीके से सरल भाषा में ये भी कह सकते हैं कि एक जो पुनर्जागरण है क्या है, फिर से जगाना। जो सो गए थे, जो मिडिल एज में जो लोग, जो समाज जो सो चुका था यूरोप का, उसको फिर से जगाने का काम किया है इस रेनेसां मूवमेंट ने। तो यहाँ पर देखिए कुछ पॉइंट्स भी हमने यहाँ पर दे रखे हैं, जिन पॉइंट्स के थ्रू आप क्लियर कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट है, इट बिगेन इन इटली इन 14th सेंचुरी। इसकी जो शुरुआत होती है कब, इटली से, कब, 14th सेंचुरी से, ठीक है। और इसके बाद दिया है रेनेसां इज फ्रेंच वर्ड है, एक फ्रेंच वर्ड है। कैसा है, एक फ्रेंच वर्ड है। ये कहाँ से आया है, ये एसेंसिया, एसेंसिया वर्ड से, जो लैटिन वर्ड है उससे इसकी उत्पत्ति हुई है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, ये इट रीच टू फ्रांस एंड देन इंग्लैंड इन 1485। देखिए इसके बाद इटली के बाद धीरे धीरे कहाँ इसका प्रभाव जो था फ्रांस में देखने को मिला, और उसके बाद जो था सीधे सीधे ये इंग्लैंड तक पहुंच गया। और इंग्लैंड के लोग इन लोगों से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए थे, ठीक है, जिससे इंग्लैंड में भी काफ़ी, और इसका जो प्रभाव सबसे ज़्यादा अगर देखने को मिला तो इंग्लैंड में ही देखने को मिला था। उसके बाद देखिए, इट वॉज अ रिवर्थ ऑफ ह्यूमन सोल, और इसमें ही मतलब एक रिवर्थ क्या है, पुनर्जन्म था एक ह्यूमन सोल के लिए।
विच वॉज डेड ड्यूरिंग मिडिल एज। जिस तरीके से मध्यकाल में, जो मध्य युग में, मध्यकाल में जिस तरीके से लोगों की जो बौद्धिक और सामाजिक और वैज्ञानिक जो स्थिति कमज़ोर हो गई थी और जो सो चुके थे पूरी तरीके से, उनको जगाने का काम किया था। उनकी सोल को, मतलब एक मानववादी विचारधारा को लाने का प्रयास किया गया था। देयर वॉज अ रिवाइवल ऑफ ग्रीक एंड रोमन कल्चर एंड लिटरेचर। इस आंदोलन ने क्या किया था कि रोम और ग्रीक, भाई रोम और कह सकते हो यूनान, उसकी जो सभ्यता थी, प्राचीन सभ्यता थी और संस्कृति का, उसकी जो साहित्य था, उसकी जो कल्चर, उसकी जो संस्कृति थी, उसका पुनरुद्धार किया, उसको जीवित किया। रेनेसा ब्रॉट ह्यूमनिज्म, रेनेसा ब्रॉट ह्यूमनिज्म also, which means study of antiquity। रेनेसा ह्यूमनिज्म ब्रॉट ह्यूमनिज्म मतलब मानववादी विचारधारा को, रेनेसा का जो मुख्य उद्देश्य रहा है वो क्या था, मानववादी विचारधारा को लाना। और मानववादी विचारधारा, अब जब मानववादी विचारधारा को वहाँ पर सम्मिलित किया गया तो उससे क्या था, विच मीन्स इसका अर्थ क्या होता था, स्टडी ऑफ एंटिक्विटी, मतलब अपने सांस्कृतिक, अपने जो पूर्वजों द्वारा कह सकते हो या अपनी प्राचीन सभ्यताओं पर अध्ययन करना। तो इस तरीके से ये जो था, ये वीडियो जो था आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है, द रेनेसा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि हमारा ये टॉपिक आपको अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।